हेलो वीवर्स, वेलकम टू शानू कुडन सीएससी क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज़म्स, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं। सो टाइप्स पढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। सो प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज़म्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ कंट्रोल फ्लो मैकेनिज़्म, second one data driven mechanism, third one demand driven mechanism. कंट्रोल फ्लो मैकेनिज़म्स जनरली जो हमारे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, वो कंट्रोल फ्लो मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं और क्योंकि वो इस मैकेनिज़्म को फॉलो करते हैं दैट्स वाई हम इन्हें कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स भी कहते हैं, बिकॉज ये कंट्रोल बेसिस में वर्क करते हैं। मीन्स जनरली इसमें प्रोग्राम काउंटर होता है और 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शन ऑर्डरली एग्जीक्यूट होते हैं। सो कंट्रोल पूरा यूज़र प्रोग्राम के पास होता है। सो सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के जो कंप्यूटर्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हम जनरली उन्हें ही कहते हैं, ओके, वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स को। सेकेंड वन है डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म। नाम से क्लियर है दैट दे आर डेटा ड्रिवन, मीन्स डेटा पे बेस्ड होते हैं, डेटा से ड्राइव होते हैं। ओके, डेटा अगर हमारे पास होगा तो ये परफॉर्म होगा, अगर डेटा नहीं है तो ये परफॉर्म नहीं होगा। सो इसे जनरली यूज़ करते हैं डेटा फ्लो कंप्यूटर्स। सो ऐसे कंप्यूटर्स जो डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं उसे हम कहते हैं डेटा ड्रिवन। जनरली इसमें अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है रादर देन फॉलोइंग सम ऑर्डर। ओके, वैसे ही डिमांड ड्रिवन मीन्स जब डिमांड होता है इंस्ट्रक्शन का तब ये एग्जीक्यूट होता है। डिमांड इन द सेंस अगर हमें कोई रिज़ल्ट चाहिए तो रिज़ल्ट के लिए अगर हमारा डिमांड आता है देन हम उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसे कहते हैं डिमांड ड्रिवन मैकेनिज़्म। और जो इस मैकेनिज़्म को यूज़ करता है जनरली उसका स्पेसिफिक नेम होता है रिडक्शन कंप्यूटर्स, ठीक है, या हम डेटा ड्रिवन कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम फ्लो मैकेनिज़म्स। वन बाय वन हम देखते हैं। सो कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म क्या होता है? फर्स्ट, दे आर यूज्ड बाय कन्वेंशनल कंप्यूटर्स एंड इन्हें हम कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स भी कहते हैं, हम वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स भी कहते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम कह सकते हैं हम इसे कन्वेंशनल कंप्यूटर्स कहते हैं, हम इसे कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स भी कहते हैं और हम इसे वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स भी कहते हैं। सो जो कन्वेंशनल वॉन न्यूमैन कंप्यूटर्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ प्रोग्राम काउंटर, जिसे हम पीसीबी कहते हैं। ओके, they use program counter to keep track of the execution of the instructions. So basically program counter address of the next instruction को store करता है, जो कि बताता है कि next कौन सा instruction execute होगा। It means sequence wise executions होते हैं instruction के, जो भी program में instructions stored हैं वो 1 by 1 sequentially execution होते हैं उनका। So जो sequential execution होता है इस style को हम कहते हैं control driven, ठीक है। और यहाँ सारा कंट्रोल ड्राइव कौन करता है? प्रोग्राम काउंटर, बिकॉज ऑर्डर में उसका ही काम है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं सो वी कैन से दे आर बेस्ड ऑन कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म्स बाय विच जो ऑर्डर होता है, बाय विच द ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द यूजर प्रोग्राम्स बाय प्रोग्रामर्स। सो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स में जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस स्पेसिफाई करते हैं ऑर्डर में। मींस जो प्रोग्रामर है अगर उसने एक बार यूज़र प्रोग्राम लिख दिया तो ऑर्डर में वही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। सो जो यूनिप्रोसेसर कंप्यूटर होता है वो इनहेरेंटली हमारा सिक्वेंशियल है, सिक्वेंशियली वर्क करता है, 1 बाय 1 एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है। सो वाई? ड्यू टू द यूज़ ऑफ कंट्रोल ड्रिवन मैकेनिज्म। ओके, सो हम कह सकते हैं जो कन्वेंशनल कंप्यूटर्स हैं वो कैसे हैं? कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ना इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंट्रोल फ्लो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं शेयर्ड मेमोरी का। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि ये प्रोग्राम काउंटर का यूज़ करते हैं, सेकेंड पॉइंट ये है कि ये शेयर्ड मेमोरी का यूज़ करते हैं टू स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। तो सारे इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एक कॉमन शेयर्ड मेमोरी में स्टोर रहते हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या? कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर ए एक वेरिएबल है जो कि इंस्ट्रक्शन 1 में भी यूज़ हो रहा है और ए एक वेरिएबल है जो कि सपोज इंस्ट्रक्शन 5 में भी यूज़ हो रहा है। सो अगर ये कॉमन वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं इट मीन्स ये कॉमन शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। ओके, अगर सेम इंस्ट्रक्शन सेम वेरिएबल को 2 इंस्ट्रक्शंस एक्सेस करेंगे
सो ऑब्वियसली एक बार में कोई एक ही एक्सेस करेगा, क्योंकि अगर सेम टाइम पे अगर वो दोनों उस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे तो बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. सो ये दिक्कत होता है कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म का. सो वेरिएबल्स इन शेयर्ड मेमोरी आर अपडेटेड बाय मेनी इंस्ट्रक्शंस एज वी नो. सो द एग्जीक्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन may produce side effects on the other instructions. Why? Because the memory is shared. So इसलिए इस flow mechanism को हम ये कह सकते हैं that it prevents parallelism. तो अब हम इसे parallel कैसे करेंगे, instructions को parallelly कैसे execute करेंगे? So control flow computers can be made parallel. How? By using parallel language constructs and parallel compilers. सो ये दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल फ्लो जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें जो भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं वो हम उनसे पैरेलली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. इस मैकेनिज्म के एडवांटेजेस देख लेते हैं. इसमें कंप्लीट कंट्रोल होता है यूज़र के पास, प्रोग्रामर्स के पास, ठीक है, कि उसे कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है, किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है, कौन से वेरिएबल को कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस प्रोवाइड करना है, ठीक है. तो सारा कंट्रोल किसके पास है, यूज़र के पास है. ओके, सो इट गिव्स कंप्लीट कंट्रोल. डिसएडवांटेज क्या है, दैट इट इज़ लेस एफिशिएंट देन अदर अप्रोच. बिकॉज यहाँ पे शेयर्ड मेमोरी यूज़ हो रही है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये लेस एफिशिएंट है. शेयर्ड मेमोरी की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. अगर सेम टाइम पे उस शेयर्ड मेमोरी के वेरिएबल को दो इंस्ट्रक्शंस एक्सेस करेंगे तो डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, इनकन्सिस्टेंसीज आएंगी. ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन है डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म. डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म को यूज़ किया जाता है डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के थ्रू. ओके, सो डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म्स आर यूज्ड बाय डेटा फ्लो कंप्यूटर्स. डेटा फ्लो कंप्यूटर्स के ही अलग अलग नेम्स भी हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक. लाइक डेटा फ्लो कंप्यूटर्स भी कहते हैं इसे हम, जो कंप्यूटर्स इस मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा ड्रिवन कंप्यूटर्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ईगर मशीन्स. इसे हम देखेंगे अभी नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स के बाद कि इसे ईगर मशीन्स क्यों बोलते हैं. ओके, सो डेटा फ्लो कंप्यूटर्स इसे क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है इट इज़ ड्रिवन बाय द डेटा अवेलेबिलिटी. ओके, इंस्टीड ऑफ बीइंग गाइडेड बाय द प्रोग्राम काउंटर. सो इससे पहले हमने देखा पहले कंट्रोल फ्लो में कैसे वर्क कर रहा था विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम काउंटर. अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम काउंटर के थ्रू नहीं होंगे. यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ड्रिवन बाय द डेटा अवेलेबिलिटी. डेटा को हम ऑपरेंड भी कहते हैं, तो डेटा और ऑपरेंड अवेलेबिलिटी की वजह से ये एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होता है. अगर हमारे पास डेटा है, ऑपरेंड है, तो हम उस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेंगे. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर में परफॉर्म हो. पहले वाला इंस्ट्रक्शन है तो उसका डेटा अवेलेबल अगर नहीं है तो हम उसे स्किप कर देंगे. जिस इंस्ट्रक्शन में डेटा अवेलेबिलिटी है, ऑपरेंड अवेलेबिलिटी है, सो उसे हम एग्जीक्यूट करेंगे. सो दैट्स वाई हम इस मशीन्स को क्या कहते हैं, ईगर भी कहते हैं. बिकॉज दीज मशीन्स आर ईगर फॉर डेटा टू बी प्रेजेंट. बहुत ईगर रहते हैं, ये वेट करते हैं डेटा का कि डेटा जैसे आएगा हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे. ओके, अगर डेटा प्रेजेंट है तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. दैट्स वाई हम इसे कहते हैं डेटा ड्रिवन कंप्यूटर्स और ईगर मशीन्स भी कहते हैं. दे आर वेरी ईगर फॉर डेटा टू बी प्रेजेंट. नाउ नेक्स्ट ये पॉइंट है, डेटा ड्रिवन जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं डेटा ड्रिवन, देन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर में हो. ठीक है, सो द इंस्ट्रक्शंस आर नॉट ऑर्डर्ड. यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, देयर इज़ नो शेयर्ड मेमोरी. ठीक है, एंड डेटा कहाँ पे रहता है. अब अगर शेयर्ड मेमोरी नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे मेमोरी में स्टोर नहीं रहता डेटा. यहाँ डेटा कहाँ स्टोर रहता है, डेटा इज स्टोर्ड इनसाइड द इंस्ट्रक्शंस. ओके, इंस्ट्रक्शन के साथ ही डेटा स्टोर रहते हैं. जैसे ही इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है, डेटा अवेलेबल हुआ और ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, सो जो रिजल्ट होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं टोकन्स, डेटा टोकन्स. तो ये डेटा टोकन्स जो होते हैं, रिजल्ट्स जो होते हैं, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पास हो जाते हैं. ठीक है, सो रिजल्ट ऑफ डेटा टोकन्स आर पास डायरेक्टली बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस. ओके, एक्चुअली उसकी एक कॉपी प्रोवाइड होती है नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शंस को. एक बार वो इंस्ट्रक्शन, एक बार वो डेटा को कंज्यूम कर लेता है इंस्ट्रक्शन, देन वो वाला डेटा आगे अवेलेबल नहीं होता है फॉर द रीयूज़. Okay, once data is consumed by instruction, it will no longer available for reuse by other instructions. Okay,
नाउ डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म को हम कैसे समझेंगे ये अब इधर देखते हैं। नाउ अब डेटा फ्लो मशीन्स में प्रोग्राम्स कैसे होते हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ डेटा फ्लो नोड्स, मतलब और वी कैन से प्रोग्राम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, जिसमें कुछ नोड्स होते हैं एंड कुछ एजेस होते हैं। लाइक यहाँ एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक नोड है, ओके। ये नोड किस लिए है, एडिशन के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगेन इनपुट आ रहा है ए एंड बी, दो इनपुट्स हैं और ये आउटपुट जनरेट कर रहा है सी। सो ये नोड्स होता है एंड यहाँ पे कुछ एजेस होते हैं, ओके। सो इंस्ट्रक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय नोड्स, ओके। एंड द डेटा डिपेंडेंसीज हम कैसे शो करते हैं, जो भी रिलेशनशिप है उन्हें एजेस के फॉर्म में शो करते हैं बिटवीन कनेक्टिंग नोड्स, ओके। अब सपोज फॉर एग्जांपल हमारा ये हमें c इक्वल्स टू a प्लस बी निकालना है, जहाँ पे हमें वैल्यू दी हुई है a की 5 है एंड b की 6 है, ओके। सो इनिशियली हमारे पास हम देख रहे हैं दो इनपुट्स हैं, यहाँ a है एक b है, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 5। सो यहाँ क्योंकि इनपुट अवेलेबल है, जैसे ही इनपुट अवेलेबल होता है सो डेटा फ्लो नोड क्या होता है, फायर करता है, ठीक है। सो डेटा फ्लो नोड फायर करता है, मतलब ये डेटा फेच होता है और एग्जीक्यूट होता है व्हेन ऑल द इनपुट्स आर अवेलेबल और रेडी, ठीक है। इन्हें हम टोकन्स भी कहते हैं। तो जब ये टोकन्स अवेलेबल होंगे तब ये वाला नोड डेटा फ्लो नोड फायर होगा और ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा और ये कैलकुलेट करके यहाँ a प्लस बी कैलकुलेट करके c इक्वल्स टू क्या देगा, 11 देगा, ठीक है। सो इस तरीके से डेटा फ्लो नोड्स वर्क करते हैं और ये फायर होते हैं जब सारे उसके इनपुट्स अवेलेबल होते हैं, और वी कैन से व्हेन ऑल इनपुट्स हैव टोकन्स, जब उसमें वैल्यूज़ आ जाती हैं, टोकन्स आ जाते हैं, तब ये फायर करता है। नाउ डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म के बारे में हम कुछ फीचर्स भी देखते हैं कि डेटा फ्लो भी कहते हैं, डेटा ड्रिवन भी कहते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या है, दैट इट हैज़ नो शेयर्ड मेमोरी, इट हैज़ नो प्रोग्राम काउंटर, और अगर प्रोग्राम काउंटर नहीं है तो इसमें कंट्रोल सीक्वेंसर भी नहीं होगा जो कि सीक्वेंशली कंट्रोल करता है प्रोग्राम को, ठीक है। जैसे डेटा अवेलेबल होगा वो वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, ऑर्डर में एग्जीक्यूट होने की यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। नाउ सेकेंड, यहाँ पे स्पेशल मैकेनिज्म्स रिक्वायर्ड रहता है हमें, ठीक है। हमें ये मैकेनिज्म हमारे पास होना चाहिए कि डिटेक्शन ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा कब अवेलेबल हो रहा है, ये एक मैकेनिज्म हमें रिक्वायर्ड होगा पता करने के लिए। सेकेंड वन, मैच डेटा टोकन्स विद इंस्ट्रक्शंस नीडेड दैम, जो भी डेटा टोकन्स हैं उसे हमें मैच करना पड़ता है इंस्ट्रक्शंस के साथ, कि किस इंस्ट्रक्शंस के साथ ये डेटा टोकन्स मैच हो रहे हैं जिसकी उसे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और इससे क्या होता है, इट इनेबल चेन रिएक्शन ऑफ असिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। सो एक दो अगर डेटा अवेलेबल होते हैं उससे एक रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, वो रिजल्ट कहाँ जाएगा, देन नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन के लिए एज एन इनपुट भी जा सकता है। सो जो नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे एग्जीक्यूशन बढ़ता है एक चेन रिएक्शन क्रिएट होता है, ठीक है, ऑफ असिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। नाउ अब हम आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। तो एडवांटेजेस क्या क्या है, यहाँ पे हम हाई पोटेंशियल है यहाँ पे पैरेललिज्म के लिए एंड थ्रूपुट के लिए, ठीक है। सो जो इससे प्रीवियस वाला अप्रोच था उसमें हम उतना पैरेललिज्म नहीं ला सकते थे, बट डेटा फ्लो जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म होता है, एंड यहाँ पे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होता है। सो वी कैन से फ्रीडम फ्रॉम साइड इफेक्ट्स, बिकॉज यहाँ शेयर्ड मेमोरी यूज़ नहीं हो रही है, दैट्स वाई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। एंड डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि हाई कंट्रोल ओवरहेड, आपको पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शंस को कि कौन सा डेटा अवेलेबल है कौन सा नहीं है, कैसे मैच करना है। सो इसमें कंट्रोल का ओवरहेड है। इससे पहले वाले में प्रोग्राम कंट्रोल था, वही सारा कंट्रोलिंग करता था, ठीक है। और कई बार हमें टाइम भी वेस्ट करना पड़ जाता है वेटिंग फॉर अननीडेड आर्ग्यूमेंट्स, ओके। एंड थर्ड वन, डेटा स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट करना यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाता है, डिफिकल्टी इन मैनिपुलेटिंग द डेटा स्ट्रक्चर्स। तो दिस इज़ अबाउट डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म्स। नाउ एक डिफरेंस देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा कंट्रोल फ्लो एंड डेटा फ्लो, दोनों में क्या डिफरेंस है। सो कंट्रोल फ्लो की बात करें तो कंट्रोल फ्लो यूज़ करता है शेयर्ड मेमोरी, ओके, फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड द डेटा। सो अगर वेरिएबल्स एक साथ सपोज मैनी इंस्ट्रक्शंस अगर सेम वेरिएबल को अपडेट करते हैं,
मैनी इंस्ट्रक्शंस अपडेट वेरिएबल्स, देन क्या होगा, देयर में बी साइड इफ़ेक्ट्स ऑन अदर इंस्ट्रक्शंस. अब ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है, इस साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से जो पैरेललिज्म है वो क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है. और हम बात करें तो जो सिंगल प्रोसेसर होता है वो इनहेरेंटली सिक्वेंशियल होता है. ओके, नाउ सेकेंड डेटा फ्लो मैकेनिज्म क्या होता है. इसका ये फीचर है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ओके, इंस्ट्रक्शंस इन डेटा फ्लो कंप्यूटर्स आर अनऑर्डर्ड, ये सीक्वेंस में नहीं होते हैं, एंड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज देयर ऑपरेंड्स आर अवेलेबल. जैसे ऑपरेंड्स अवेलेबल होंगे ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा यहाँ इंस्ट्रक्शंस का. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेटा यहाँ कहाँ स्टोर रहता है, डेटा इज हेल्ड इन द इंस्ट्रक्शंस देमसेल्व्स. डेटा इंस्ट्रक्शंस में ही स्टोर रहता है. ओके, नाउ डेटा टोकन्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे ही जो इनपुट्स आते हैं, वैल्यूज आती हैं, उसे हम डेटा टोकन्स कहते हैं. डेटा टोकन्स आर पास्ड फ्रॉम एन इंस्ट्रक्शन टू इट्स डिपेंडेंट्स टू ट्रिगर एग्जीक्यूशंस. ठीक है, सो अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है देन ये आउटपुट जनरेट करता है, तो ये हो सकता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए इनपुट हो, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो. इस तरीके से डेटा टोकन्स पास होते जाते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, एक चेन रिएक्शन क्रिएट होते जाता है और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है. सो नाउ थर्ड वन है डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म. इट इज़ यूज्ड बाय द रिडक्शन कंप्यूटर्स. ओके, सो बिकॉज ये डिमांड के हिसाब से वर्क करते हैं, जब डिमांड आता है तब इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है. दैट्स वाई इसे हम डिमांड ड्रिवन कंप्यूटर्स भी कहते हैं, एंड इसे रिडक्शन मशीन्स भी कहते हैं, एंड थर्ड इसे लेज़ी कंप्यूटर्स भी कहते हैं. लेज़ी कंप्यूटर क्यों कहते हैं ये भी हम आगे देखेंगे. सो डिमांड ड्रिवन मशीन्स क्यों कहते हैं, अगर हमारे पास डिमांड आती है रिजल्ट के लिए कि हमें ये रिजल्ट चाहिए, देन ओनली उस इंस्ट्रक्शन का कंप्यूटेशन ट्रिगर होगा, देन ओनली वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होना चालू होगा. ओके, सो इफ देयर इज अ डिमांड फॉर द रिजल्ट देन ओनली द कंप्यूटेशन ट्रिगर्स. ओके, इसके अपोजिट डेटा ड्रिवन में क्या होता था, अगर हम बात करें दोनों को कंपेयर करते हैं, डेटा ड्रिवन एक बॉटम अप अप्रोच था. ठीक है, बॉटम अप अप्रोच मतलब जब हमारे पास डेटा आता था जो कोई लो लेवल है, लो लेवल डेटा जब हमारे पास आता था तब वो इंस्ट्रक्शन हमारा परफॉर्म होता था. दैट्स वाई हम उसे कहेंगे बॉटम अप अप्रोच, एज इट सेलेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेंड्स. ओके, सो जैसे ऑपरेंड्स अवेलेबल होते थे तो ये एग्जीक्यूट होता था. इसके अपोजिट डिमांड ड्रिवन में क्या होता है, ये हम इसे कहेंगे ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है. टॉप डाउन अप्रोच मतलब अगर हमें किसी रिजल्ट की नीड है, अगर हमें सी चाहिए, देन हम क्या करेंगे, ए प्लस बी परफॉर्म करेंगे. ओके, इसके अपोजिट उसमें क्या होता था, हमें ए और बी अगर हमारे पास अवेलेबल है तब हम क्या करते थे, सी को कैलकुलेट करते थे. ठीक है, सो वी कैन से डिमांड ड्रिवन टेक्स टॉप डाउन अप्रोच अटेम्प्टिंग टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन जो कि डिमांडर है, ठीक है, डिमांड कर रहा है, दैट यील्ड्स फाइनल रिजल्ट्स, जैसे फाइनल रिजल्ट चाहिए. दिस ट्रिगर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट यील्ड्स its operands and so forth. Okay, demand driven approach जनरली मैच करता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से, वो भी इसी तरीके से वर्क करते हैं. लाइक लिस्प एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अगर हमें रिक्वायरमेंट है रिजल्ट का तब हम उसके लिए फंक्शन लिखते हैं और वो परफॉर्म होता है. ओके, नाउ इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं. इसमें हम डेटा और डिमांड ड्रिवन दोनों को ही समझेंगे. कंसीडर ये एक इंस्ट्रक्शन है, a इक्वल्स टू b+1 ब्रैकेट्स में है, देन मल्टीप्लाइड बाई c माइनस d डिवाइडेड बाई e. ये एक अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है. डेटा ड्रिवन अगर ये होगा तो कैसे परफॉर्म करेगा, ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेगा. मतलब सबसे पहले ये डेटा देखेगा. ठीक है, ये कैसे किसे परफॉर्म करेगा, सबसे पहले b+1 परफॉर्म होगा. ठीक है, बिकॉज ये ब्रैकेट्स के अंदर है. देन d डिवाइडेड बाई e, ये दोनों साथ में परफॉर्म होंगे. अगर ये दोनों डेटा अवेलेबल है देन आगे परफॉर्म होगा. देन इसके बाद ये वाला परफॉर्म होगा, मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म होगा. देन ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन होने के बाद लास्ट में सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म होगा. फाइनली ये सब पूरा परफॉर्म होने के बाद हमें ए एज अ रिजल्ट मिलेगा. ओके, दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन डेटा ड्रिवन कंप्यूटेशन. बिकॉज हमने बॉटम से चालू किया, डेटा से चालू किया, इनर मोस्ट जो ब्रैकेट है हम वहाँ से चालू करें. ओके, सो फर्स्ट प्लस वाला, देन ये डिवाइड दोनों साथ में, देन मल्टीप्लाई, देन माइनस, देन ये रिजल्ट. इसके अपोजिट डिमांड ड्रिवन में क्या होता है,
डिमांड ड्रिवन चूज करता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब सबसे पहले वो देखेगा क्या इस रिजल्ट की रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है। अगर हमें डिमांड कर रहे हैं कि हमें ए की वैल्यू चाहिए, अगर ए की वैल्यू चाहिए तो अब ये ट्रिगर करेगा इस कंप्लीट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन को हमें कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट कौन सा ऑपरेशन होगा ये पूरे को कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम किसे करेंगे, आपको पूरा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, एंड ये कैलकुलेट करना है। देन इसके बाद और एक नीचे लेवल अगर हम जाएं तो इसमें आप अगेन किसे परफॉर्म करेंगे, B+1 को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। B+1 परफॉर्म करने के बाद जब आप ये परफॉर्म कर लेंगे देन एक एक लेवल आप ऊपर आते जाएंगे, रिकर्सिवली ये परफॉर्म होगा और एंड में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ डिमांड ड्रिवन कंप्यूटेशन परफॉर्म्स। नाउ डिमांड ड्रिवन को हम लेजी मशीन्स कहते हैं, ठीक है। वाई दे आर कॉल्ड लेजी मशीन्स, बिकॉज जो ऑपरेशंस होता है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमें रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। बिकॉज ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन देयर रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड, ओके, बाय अनदर इंस्ट्रक्शन। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लेजी मशीन्स। ये बहुत ही लेजी है, तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक रिजल्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं आ जाती, वो वाला इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट नहीं होगा। वाइल डेटा ड्रिवन में क्या हो रहा है, डेटा ड्रिवन को हम कहेंगे ईगर मशीन्स। वाई दे आर ईगर मशीन्स, बिकॉज ऑपरेशन तभी कैरिड आउट होता है, या हम बोले ऑपरेशन इमीडिएटली कैरिड आउट हो जाता है जब उसके सारे ऑपरेंट्स अवेलेबल हैं। ऑपरेंट्स अवेलेबल हैं तो परफॉर्म करेगा, ये रिजल्ट की नीड है नहीं नीड है उसे नहीं देखता, ओके। दैट्स वाई डिमांड ड्रिवन को हम लेजी मशीन कहते हैं एंड डेटा ड्रिवन को हम ईगर मशीन्स कहते हैं। नाउ रिडक्शन मशीन्स जो कि डिमांड ड्रिवन मशीन्स हैं उसके हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेज ये है डिमांड ड्रिवन का कि हाई पैरेललिज्म पोटेंशियल है यहाँ पे, ठीक है। डेटा ड्रिवन से भी ज़्यादा यहाँ पे पैरेललिज्म पोटेंशियल है। यहाँ पे हम इजी मैनिपुलेशन कर सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स का एंड वी कैन ओनली एग्जीक्यूट द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस, ओके। सो डिसएडवांटेज ये है कि दैट डू नॉट शेयर ऑब्जेक्ट्स विथ चेंजिंग लोकल स्टेट, ठीक है। एंड दूसरा ये है कि दे डू रिक्वायर टाइम टू प्रोपोगेट डिमांड टोकन्स, ठीक है। नाउ अभी जो हमने पढ़ा उसके बेसिस में हम एक वर्टिकल फॉर्मेट में हम इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं। सो कंट्रोल फ्लो क्या होता है, ये एक कन्वेंशनल कंप्यूटर है जिसे हम वॉन न्यूमैन कंप्यूटर भी कहते हैं एंड दे आर बेस्ड ऑन कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म, ओके। एंड डेटा फ्लो कंप्यूटर्स किस पे बेस्ड हैं, दे आर बेस्ड ऑन डेटा ड्रिवन मैकेनिज्म। एंड डिमांड ड्रिवन में आते हैं रिडक्शन मशीन्स। रिडक्शन मशीन्स आर जनरली बेस्ड ऑन डिमांड ड्रिवन मैकेनिज्म, ओके। यहाँ पे क्या होता है कंट्रोल फ्लो में, कंट्रोल कन्वेंशनल इवैल्यूएशन होता है एंड कन्वेंशनल इवैल्यूएशन मतलब जो ऑर्डर ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो एक्सप्लिसिटली यूज़र प्रोग्राम्स में स्टेटेड रहता है जिसे प्रोग्रामर लिखता है। ईगर इवैल्यूएशन है डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में। ईगर इवैल्यूएशन मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस कब परफॉर्म होता है, इट इज़ ड्रिवन बाय डेटा और ऑपरेंड अवेलेबिलिटी। जब डेटा या ऑपरेंड अवेलेबल है तब ये परफॉर्म होता है। डिमांड ड्रिवन लेजी इवैल्यूएशन है बिकॉज यहाँ इंस्ट्रक्शंस तभी एग्जीक्यूट होते हैं व्हेन देयर रिजल्ट्स आर रिक्वायर्ड, ओके। जब रिजल्ट रिक्वायर्ड होता है तब ये एग्जीक्यूट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर पीसी यूज़ होता है टू सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर नहीं यूज़ होता एंड डिमांड ड्रिवन में भी प्रोग्राम काउंटर यूज़ नहीं होता। सो कंट्रोल फ्लो में पीसी यूज़ होता है जबकि डेटा फ्लो एंड डेटा डिमांड ड्रिवन में यूज़ नहीं होता। यूज़र यहाँ पे कंट्रोल फ्लो में शेयर्ड मेमोरी का यूज़ होता है, यूज़ शेयर्ड मेमोरी टू होल्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, जबकि डेटा फ्लो में शेयर्ड मेमोरी का यूज़ नहीं हो सकता, नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे डेटा कहाँ स्टोर रहता है, डेटा फ्लो में डेटा इंस्ट्रक्शन में ही स्टोर रहता है। डिमांड ड्रिवन में भी शेयर्ड मेमोरी का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जीक्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। बिकॉज यहाँ शेयर्ड मेमोरी का यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे एक वेरिएबल को मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस से एक्सेस कर सकते हैं और अगर वो चेंज करते हैं उस वेरिएबल को सो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा, ओके, सिंस मेमोरी शेयर्ड। एंड यहाँ पे मेमोरी शेयर्ड नहीं है, दैट्स वाई नो साइड इफ़ेक्ट्स। यहाँ भी मेमोरी शेयरिंग नहीं है, दैट्स वाई नो साइड इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट वन, बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होने से, समटाइम्स साइड इफ़ेक्ट्स होने से जो पैरेललिज्म है
उसमें इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आने लगती है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग को ये साइड इफ़ेक्ट क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ओके और अगर हम इसे पैरेलल बनाना चाहते हैं तो हमें इसे पैरेलल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स एंड पैरेलल कंपाइलर्स का यूज़ करना पड़ता है। जबकि डेटा फ्लो कंप्यूटर्स में वेरी हाई पोटेंशियल है फॉर पैरेललिज्म एंड देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स, एंड डिमांड ड्रिवन में हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म है। लास्ट वन, इट यूजेस सिक्वेंशियल अप्रोच टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, एंड डेटा फ्लो कैसा यूज़ कर सकता है, इट यूजेस बॉटम अप अप्रोच टू कंप्यूट द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, and it uses the top down approach to compute the results of instructions. So that's it. Thank you so much for watching this video. फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक ज़रूर कर लें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल में ऑल ज़रूर प्रेस कर लें।